गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में हमने कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों सिर्फ कार्बन को ही पढ़ा जाता है। तो कार्बन की विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कार्बन क्या है। ठीक है। इसके पहले अपने बुक में जो टॉपिक है वो कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कार्बन के जो नामकरण पद्धति है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि जो नामकरण पद्धति है वो अच्छे से हमको समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, मतलब कार्बन के अपरूप यानी कार्बन ही है, कार्बन के जैसे कुछ और पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे। ठीक है। तो कार्बन के अपरूप क्या होता है, देखो, किसी तत्व के दो या अधिक रूप हो, कोई एक ही तत्व लेकिन रूप क्या है और है, दो या दो से अधिक रूप है तथा उनके गुण एक दूसरे से भिन्न हो, उसे अपरूप कहते हैं तथा इस गुण को अपरूपता कहते हैं। यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप है, कोई जैसे कार्बन है, कार्बन के एक से अधिक रूप है ना, तथा उनके गुण क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप है, तत्व तो एक ही है लेकिन रूप क्या है, अलग अलग है, और उनके जो गुण है वो भी क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरूप कहते हैं तथा इस गुण को हम क्या बोलेंगे, अपरूपता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। कार्बन के दो टाइप के अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की हम बात करते हैं तो जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये क्या होते हैं, प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये क्या होते हैं, प्रकृति में शुद्ध, यानी प्रकृति में हमें जब भी ये मिलेंगे तो एकदम शुद्ध रूप में ही मिलेंगे, है ना। फुलरीन प्राकृतिक नहीं है, हीरा और ग्रेफाइट प्राकृतिक है। ठीक है। तो जब भी हमें हीरा या ग्रेफाइट जब भी प्रकृति में मिलेगा तो हमें एकदम शुद्ध रूप में मिलेगा, उसमें कुछ किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोहा है, तो लोहा जब अपने को प्रकृति में मिलता है तो बहुत सारे और भी तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। जैसे सोना मिलता है तो सोने में भी बहुत सारे तत्व और मिले होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो हमें क्या होता है, जैसे हीरे, ग्रेफाइट है, ये हमें क्या होते हैं, प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप की। तो अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या होता है, जैसे कोल आता है, कोल का मतलब होता है डामर, कोक होता है कोयला जिसे हम बोलते हैं। कास्ट चारकोल क्या होता है, कास्ट चारकोल जैसे लकड़ी है, जमीन में गड़ी हुई है बहुत सारे दिनों से, उसका जो कोयला बनता है उसको हम बोलते हैं कास्ट चारकोल। जंतु चारकोल जो जीवाश्म होते हैं, जीव जंतुओं के जो शरीर है वो जमीन में गड़े हुए हैं और उनको जब बाहर निकाला जाता है तो उनसे जो कोयला प्राप्त होता है उसे जंतु चारकोल कहते हैं। काजल आपको पता है, ये काजल होता है गैस कार्बन, जैसे CO2 होती है, जो CO2 में कार्बन होता है ना, तो जो वो क्या होता है, गैस की प्रकृति में होता है। ठीक है। तो ये है अपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में तीन है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं कोल, कोक, कास्ट, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय। हम जो अपनी बुक में अपन पढ़ेंगे ये तीन पढ़ेंगे हम, हमारी बुक में ये सिर्फ तीन दे रखे हैं। क्रिस्टलीय अपरूप दे रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इनको आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलीय अपरूप के इतने टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो ध्यान में रखना है। क्रिस्टलीय अपरूप हमारे ये जो तीन है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपरूप की, कि क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है। वह अपरूप जिससे कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, मतलब एक कार्बन है वो एक निश्चित अवस्था में है, वो बदल रहा नहीं है ना, तथा एक निश्चित बंद कोण बनाते हो। तो बंद कोण मैंने बताया था कि जब कार्बन परमाणु अन्य दो कार्बन परमाणु के साथ में जब बंद बनाता है और दोनों बंद का जो बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बंद कोण कहते हैं। ठीक है। तो वह अपरूप जिससे कार्बन परमाणु एक निश्चित अवस्था में रहते हैं तथा एक निश्चित बंद कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। देखो कहीं कहीं पे देखो ये जैसे बताने हैं, है ना, बनाते हैं होगा, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक है तो उसको आप देख लेना, सही कर लेना ना। नेक्स्ट हम पहले क्रिस्टलीय अपरूप की बात करते हैं जिसे हम हीरा कहते हैं। तो हीरा क्या है, हीरे की विशेषता क्या है, हीरा उपयोग में क्या लिया जाता है, हीरे की संरचना क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है और इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है।
कार्बन है तो कार्बन क्या होगा, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। कैसे देखते हैं, जैसे ये है कार्बन की संरचना, जैसे मान लो ये बीच वाला ये बिंदी है, ये क्या है, एक कार्बन है, ये क्या है, एक कार्बन है, ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। जैसे एक तो ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है ना, एक ये इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंदर एक कार्बन और नहीं दिखाया हुआ है, एक कार्बन यहां और जुड़ा हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो 4 कार्बन परमाणु इसमें जुड़ गए। फिर नीचे वाले कार्बन की हम अगर बात करते हैं तो ये कार्बन भी देखो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखो इसको जोड़ा हुआ नहीं है लेकिन इसको जोड़ा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो कार्बन क्या होगा, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। कोई भी एक कार्बन होगा वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा हीरे की संरचना में, ठीक है। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है जिसके कारण हीरा अत्यधिक कठोर होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कार्बन कार्बन में मैक्सिमम जो बंध बनेंगे वो सहसंयोजक बंध ही बनेंगे, यानी ज्यादातर अगर कोई बंध बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में वो सहसंयोजक बंध ही बनेगा। सहसंयोजक बंध का मतलब है कि दोनों परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, ना कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पूर्णतः दे देंगे, दान कर देंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों कार्बन में ही, दोनों परमाणुओं में ही गिने जाएंगे, ठीक है। जैसे ये जो बंध होता है, ये जो बंध बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बंध बनेगा ये सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। जो क्या होता है, जिसके कारण हीरा अत्यधिक कठोर होता है, बंधों का त्रिविमीय जाल होता है जिसके कारण क्या होता है, हीरा अत्यधिक कठोर होता है। प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, जो बंध होगा वो प्रबल सहसंयोजक बंध होगा और त्रिविमीय एक जाल बनाएगा और वो जाल क्या होगा, अत्यधिक कठोर होगा, जिसके कारण हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है, हीरे को तोड़ नहीं सकते जल्दी से, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध दूरी है वो 154 पिकोमीटर होती है। पीएम का मतलब है पिकोमीटर। ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में जो बंध दूरी है ना, बंध कोण की जो दूरी है, ये दूरी कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। एंगस्ट्रम में भी होता है, एंगस्ट्रम में होती है 1.54 एंगस्ट्रम में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1.54 एंगस्ट्रम होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कैसे होता है, यानी इसके अंदर विद्युत यानी बिजली का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। मुक्त का मतलब है फ्री नहीं है। जैसे एक कार्बन है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है भाई। कोई एक कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है। यानी उसके जो संयोजकता थी वो पूर्ण हो गई, यानी उसने वो किस अन्य से किसने से जुड़ सकता है, 4 से, और 4 उससे जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी ना है, नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही तो जुड़ते हैं ना। तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। अब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब ऐसे क्या होगा, हर कार्बन क्या होगा, 4 परमाणु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है हीरे में, तो उसके अंदर कोई भी बंध है वो फ्री नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में फ्री नहीं होता है, किसी धातु में फ्री नहीं होता है, तो वहां पर क्या होगा, जो विद्युत है उसका प्रवाह नहीं होता। तो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। गलनांक, गलनांक बोलते हैं यानी वो गल जाए, पिघल जाए, यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर वो पिघल जाए। तो 3843 केल्विन तापमान अगर हीरे को दिया जाए, यानी 3843 केल्विन ताप पर हीरे को गर्म किया जाए तो हीरा पिघल जाएगा, ठीक है। हीरा बनता कहां से, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शी होता है। यानी ये मिलता कहां है, कोयले की खदानों में मिलता है, कोयलों के नीचे दबा हुआ मिलता है, अत्यधिक दाब रहता है, अत्यधिक ताप रहता है वहां पर। इसके कारण क्या होता है, हीरा पारदर्शी होता है और वहां पर हीरा इसीलिए बनता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक दाब और ताप होता है। वरना इसके अलावा, कोयले की खदानों के अलावा आपको हीरा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होती है हीरे की संरचना। जैसे एक कार्बन परमाणु वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। इनके बीच में जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। इनके बीच में जो बंध कोण की दूरी है वो 154 पिकोमीटर होती है। हीरा पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं अपन ने जान ली। अब इसके उपयोग हम देखते हैं, हीरे के उपयोग क्या है। पहला उपयोग है कांच को काटने में।
काटने में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हीरा है वो अत्यधिक कठोर होता है, वो टूटता नहीं है जल्दी से, ना ही वो कटता है। इसलिए क्या होता है, कांच को काटने में या फिर जो अत्यधिक कठोर धातुएं होती है उनको काटने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चट्टान और पत्थर, उनको काटने की जो मशीन होती है, उन मशीनों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई, फोनोग्राम क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में जो सीडी चलती थी, बड़ी सारी सीडी आती थी, इस टाइम पर तो छोटी छोटी आती है, उसको डीवीडी में डाल देते हैं। पहले क्या होता था, एक मशीन से आती थी, वो एक बड़ी सी गोल गोल सीडी आती थी, उसको उसके ऊपर रख के, और एक सुई सी होती थी, उसको हम उस सीडी के ऊपर रखते थे, और जब वो सीडी गोल गोल घूमती थी तो उसमें साउंड आता था, मूवी का या फिर गाने का, किसी का भी वो साउंड आता था। तो जो वो सुई है, उस सुई की जो नोक है, लास्ट में जो सुई की नोक होती है छोटी सी, वो हीरे की बनी हुई होती थी, उसको बोलते हैं फोनोग्राम की सुई। तो ये 3 उपयोग है हीरे की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, देखो, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है। हीरे में क्या होता था, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ था, और ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो इसमें विद्युत का क्या है, प्रवाह होगा। तो इसका ये मतलब क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो देखो, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में एक ही तल में बंध बनाते हुए षटकोणीय संरचना बनाते हैं। षटकोणीय संरचना का मतलब है, देखो, षटकोणीय मतलब ये एक ले लेते अपन, एक, फिर ये यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा, यहां, फिर यहां। तो इसमें कितने कोण हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5, है ना, और एक ये 6। तो षटकोणीय संरचना हो गई, 6 संरचना हो गई, इसमें 6 कोण हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, षटकोणीय संरचना बनाते हैं। एक दूसरे पर परत जैसी व्यवस्था होती है, जैसे एक परत ये रही, दूसरी परत ये रही, तीसरी परत ये रही। तो एक दूसरे पर क्या होती है, ग्रेफाइट में परत जैसी संरचना होती है। पहली बात तो इसमें क्या होते हैं, षटकोणीय संरचना होती है। पहली बात तो प्रत्येक कार्बन, ग्रेफाइट है उसमें प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और दूसरी बात ये षटकोणीय संरचना होती है। तीसरी बात, एक परत के ऊपर दूसरी परत जैसी व्यवस्था होती है। चौथी बात हम बात करते हैं, 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध तथा अधिक दूरी होती है। अब ये जो 2 परत है, इनके बीच में जो बंध बनते हैं वो अत्यधिक कमजोर होते हैं, और इन दोनों परतों के बीच में जो दूरी है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मैंने कहा था ना अभी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके अंदर कार्बन परमाणु जो है वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, फ्री है। फ्री होने का मतलब है वो विद्युत का सुचालक है, उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, जहां पर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है, उसी के कारण विद्युत प्रवाहित होती है, वो अपन विद्युत वाले चैप्टर में आगे देखेंगे, फिजिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और 2 परतों के बीच में अधिक दूरी होती है, उसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत प्रवाह हो सकती है। ठीक है, काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल के अंदर जो काली काली वो आती है नोक वाली, वो क्या होती है, ग्रेफाइट होता है। वो काले धूसर रंग का होता है और मुलायम पदार्थ, उसको छू के देखना कभी, चिकना चिकना लगेगा आपको, वो मुलायम पदार्थ होता है और एकदम उसमें चमक आती है, चमकीला भी होता है। अतः ये क्या होता है, चिकना व फिसलनशील पदार्थ होता है। जैसे ग्रीस नहीं होता कि टायरों के अंदर गाड़ी मोटर के जो टायर होते हैं उनके अंदर जो ग्रीस डालते हैं वो चिकना पदार्थ होता है, फिसलने वाला होता है। तो वैसे ही क्या होता है, ये चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है। पेंसिल को कभी निकाल के देखना, कांटे पेंसिल आती है उसके अंदर जो काला काला पदार्थ होता है उसको निकाल के देखना, चमकीला दिखाई देगा आपको। और ये होती है हीरे की संरचना। अब हमने क्या क्या बात करी, पहली बात तो ये बात करी कि जो कार्बन है वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरे अपन ने बात करी कि ये षटकोणीय संरचना होती है इसकी। ठीक है, तीसरी हमने बात करी कि जो ये है परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत वाली व्यवस्था होती है। तीसरी बात, 2 परतों के बीच में जो बंध बनता है वो क्या होता है, अत्यधिक कमजोर होता है और दूरी अधिक होती है ना। और फिर तीसरी हमने, उसके बाद में हम बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है और जो 2 परत है उनके बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसके कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये चमकीला होता है, फिसलनशील होता है। ठीक है, तो ये होगा ग्रेफाइट। अब इसका उपयोग हम देखते हैं तो पेंसिल में। दूसरा शुष्क स्नेहक, शुष्क स्नेहक के मतलब होता है
जैसे ग्रीस आता है वो स्नेह के रूप में, मतलब फिसलन यानी घर्षण को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। शुष्क मतलब ये होता है सूखा, वो क्या होता है गीला होता है, और ये होता है सूखा। तो जहां पर सूखे स्नेह की जरूरत पड़ती है, यानी जहां पर सूखा चाहिए और फिसलन हो जाए, वहां पर फिसलनशील हो जाए वो, है ना, वहां पर ये काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में आपने देखा है कि भाई जो आपने सेल देखा होगा, सेल के बीच में जो अंदर जो काला काला जो एक डंडी सी आती है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो अपन पढ़ते हैं कि भाई एक पतीला लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, फिर तारों का कनेक्शन कीजिए, तो वो इलेक्ट्रोड किसके बने हुए होते हैं? ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है ग्रेफाइट। परमाणु भट्टी में, परमाणु जो होते हैं जहां पर परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहां पर उन भट्टियों में ये काम में लिया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं फुलरीन की। तो फुलरीन क्या होती है? इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। क्या होती है? फुटबॉल जैसी होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। पहली बात, ये फुटबॉल के जैसी संरचना होती है फुलरीन की। और फुलरीन का नाम फुलरीन क्यों पड़ा? क्योंकि जो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर है, उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा फुलरीन। तीसरा C16 का मतलब होता है कि फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं, फिक्स होते हैं। कितने होते हैं? 60। यानी जिस फुलरीन में कार्बन की संख्या 60 होती है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है, जिसे बंकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं, है ना। C16 का मतलब होता है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 60 कार्बन है। तो इस फुलरीन में यानी C16 यानी वह फुलरीन जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन माना जाता है। और उसकी जिसे क्या कहते हैं अपन? बंकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। C16 की संरचना में 32 फलक होते हैं। अब जो 60 कार्बन होते हैं, फलक कैसे? मतलब जैसे फुटबॉल आपने देखा उसके अंदर बॉक्स से बने, तो वो एक बॉक्स जो होता है वो क्या होता है? फलक होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं? उसी के जैसे फलक होते हैं। उसके अंदर 32 फलक होते हैं। 32 फलक होते हैं जिसके अंदर 20 षटकोणीय होते हैं। षटकोणीय मतलब 20 तो ऐसे फलक होते हैं जिसके अंदर 6 कोण होते हैं, ठीक है। और 12 ऐसे फलक होते हैं जिसके अंदर 5 कोण होते हैं, पंचकोणीय होते हैं, है ना। C16 की संरचना में 32 फलक होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जिसमें जो 20 है वो षटकोणीय होते हैं, यानी 20 ऐसे फलक होते हैं जिसके अंदर 6 कोण होते हैं, और 12 ऐसे फलक होते हैं जिसके अंदर 5 कोण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं C60 विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्रम होती है, या फिर 140 पीएम पिकोमीटर, 140 पिकोमीटर होती है। ये होती है फुलरीन की संरचना, फुटबॉल के जैसी है। अब पंचकोणीय कैसे है? देखो, ये देखो आप, इसके अंदर देखो एक कार्बन ये रहा, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे। तो इसके अंदर देखो कोण कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5 है। अब षटकोणीय देखते हैं अपन, देखो एक कार्बन ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो इसके अंदर एक तो ये रहा, 2, फिर 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। यानी इसके अंदर षटकोणीय संरचना भी है और पंचकोणीय संरचना भी है, ठीक है। तो ये होती है फुलरीन की संरचना। अब उपयोग देखते हैं फुलरीन के। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है, यानी प्रकृति में जो गंदगी है, जो अशुद्धियां होती है, उनको शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरी बात, आणविक बेरिंग में किया जाता है। तीसरी, उच्च ताप पर अतिचालक के रूप में कार्य करता है, यानी अगर इसको उच्च ताप पे गर्म किया जाए, यानी बहुत ताप दिया जाए फुलरीन को, तो ये विद्युत का अतिचालक होता है, यानी विद्युत का प्रवाह बहुत अत्यधिक होता है इसके अंदर, विद्युत का क्षय कम होता है इसके अंदर, विद्युत की बचत अधिक होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी अपना हीरे, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि उसका नामकरण पढ़ते हैं या फिर कार्बन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।